अब आता है हमारा पांचवा तथ्य, पांचवा बिंदु। इसमें क्या लिखा है? विद्युत आवेश के मूल गुण। महत्वपूर्ण बात है कि भाई विद्युत आवेश में किस किस प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक, तो ये बन गया पांचवा। इसमें एक्चुअली क्या बताया इन्होंने कि आवेश में 3 गुण होते हैं। ठीक, अब ये 3 गुण क्या हैं? इसमें से पहला गुण मैं लिखने जा रहा हूं, आवेशों की योज्यता, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है 1, 5, 1। ये है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। ठीक, पहले गुण पर बात करेंगे। इसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक, ये कहता है कि जो किसी निकाय के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहता है और उसको सामान्य गणितीय विधि से जोड़ करके पता लगाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए हम एक निकाय ले लें, कोई निकाय, कोई सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ऐसे। अब इसके अंदर है कोई चार्ज, जैसे कह दूं +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम। ठीक, तो इसके अंदर कितना आवेश है अगर देखा जाए तो देखो +2 -3 +5, तो इसके अंदर कुल कितना, 2 और 5, 7 में से 3 गए 4। कहता है जी 4 धनात्मक इसके अंदर आवेश है। यानी सामान्य गणितीय संख्याओं की तरह आवेश जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक, ये है एडिटिविटी। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत आवेश संरक्षित है। ठीक, यानी दूसरा जो नियम है चार्ज का, जो मूल गुण है वो क्या है? विद्युत आवेश संरक्षित है। एक, 5, 2
विद्युत आवेश संरक्षित है, संरक्षित है। इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन है ना। तो क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक, यहाँ पर कहता है कि किसी सिस्टम में, किसी निकाय में, पूरी प्रकृति में कहीं भी जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहता है, यानी चार्ज को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, तो टोटल चार्ज उतना ही रहता है, यानी चार्ज को आप बना नहीं सकते, उसे पैदा नहीं कर सकते, उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर कहीं कोई चार्ज है, आवेश है, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो सामान्यतया क्या कि चार्ज को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो लिख देंगे आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा नियत रहती है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ये इसके बारे में एक उदाहरण दे रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहता है नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। उदाहरण क्या बता रहा है, देखिए एक प्राकृतिक उदाहरण है। कहता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का परिवर्तन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता रहता है। यानी नाभिक के अंदर ये दो बातें होती रहती हैं। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, नाभिक के अंदर क्या हो रहा है। कहता है अगर कोई न्यूट्रॉन है तो वो प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में बदलता रहता है, और अगर प्रोटॉन है तो ये न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के जैसा धनात्मक चार्ज रखने वाला कण, ये क्या है, ये है पॉजिट्रॉन। इसका नाम लिख देता हूँ, देखो पॉजिट्रॉन। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस प्रकार। तो कहता है लेकिन जो टोटल चार्ज है वो वही रहता है। अब जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो तो फिर शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। ठीक, इसके अलावा भी यहाँ पर एक कण निकलता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन चूंकि ये नाभिक के अंदर की बात है तो जो नाभिक का चैप्टर है हमारा, उसमें जाकर हम इसको पढ़ेंगे। पर सामान्यतः यहाँ जो बात बताई है कि ये बताई है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, लेकिन जो टोटल चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो हमेशा शून्य रहता है। हालांकि ये जो दूसरा समीकरण है ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, ठीक, क्योंकि ऐसा होता रहता है। मैंने नाभिक का अध्याय देखा तो उसमें ऐसा हो रहा था तो मैंने वहाँ से लिख दिया, जबकि पाठ्य पुस्तक में केवल ये बात बताई गई है कि टोटल आवेश संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब लिखा है व्युक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, यानी इसका जो
प्रायोगिक रूप है, यानी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस पर, उसके आधार पर इसको साबित या प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी कि विद्युत का जो संरक्षण है ना, विद्युत आवेश का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से है, और उसका एक उदाहरण है ये। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे बिंदु पर, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ विद्युत आवेश, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक, 5, 3 विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण है ना, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। और अंग्रेजी में लिख दूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस सिंपल सी बात है, और ये बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वांटमीकरण क्या है, कहता है संख्या के अनुसार मात्रा होनी चाहिए, संख्या के अनुसार मात्रा होनी चाहिए, यानी हम कोई ऐसी मात्रा बता दें जो संख्याओं में न बांटी जा सके, तो इसका मतलब है कि क्वांटमीकरण नहीं हुआ। कहता है आवेश जो है कम से कम जितना प्रकृति में अभी तक पाया गया है उसकी संख्याओं के आधार पर आवेश की कुल मात्रा होनी चाहिए। तो अब बात आई कि आवेशित कण जिसका लेन देन होता है वो क्या है। अगर देखा गया तो कह रहा है जी वो इलेक्ट्रॉन है। तो यानी अगर कुल आवेश है कहीं पर कुछ भी, तो कह रहा है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होनी चाहिए। कहता है कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आवेश का या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें पूरी होती है। ठीक, तो यानी सिंपल सा सूत्र बन जाएगा कि कहीं भी कोई भी आवेश होगा तो वो होगा प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर n क्या है, कहता है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और E क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बस सिंपल सी बात है। ठीक, यानी कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, बस इतनी सी बात है। अब इसे कहीं से भी जो है आप सामान्यतया लिख सकते हैं, विद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, तो लिख देते हैं छोटी सी परिभाषा, इसको याद करना पड़ेगा परीक्षा के लिए। विद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज है या होता है, चलिए मैं पूरा होता है लिखता हूँ।
होता है जहाँ, ये बताना पड़ेगा तुम्हें, जहाँ ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बस ये है सीधी सीधी बात। अब इसमें बात आई कि भाई ये जो n है ये पूरा नंबर होना चाहिए, ये दशमलव का नंबर नहीं होना चाहिए। दशमलव के नंबर से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी मेरे पास Q बराबर -3.5 E है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या आप जानते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी इसमें जो E का मान है वो मैं लिख दूं अगर, वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो मेरी ये बात जो मैंने कही कि मेरे पास 3.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी मेरे पास -3.5 E है, तो मेरी ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन या तो 3 होंगे या 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ये नंबर यहाँ गलत है। बस अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, पूर्णांक क्या है। यानी अगर किसी आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ये Q है, इसको आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित कर दिया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि n अगर पूरा नंबर है, पूर्णांक है, तो ये होगा, और अगर ये दशमलव का नंबर आ गया तो ये नहीं होगा। ये है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, अब इसी के हिसाब से जो बेसिक फार्मूला बनाया तुमने, Q = Ne, जहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इसके स्थान पर अगर तुम प्रोटॉन का आवेश निकालते हो तो यहाँ पर प्लस यानी पॉजिटिव लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, धनात्मक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर तुम यहाँ पॉजिटिव लेते हो तो प्रोटॉन पर निकल जाएगा, अगर तुम्हें नेगेटिव लेते हो तो इलेक्ट्रॉन पर निकल जाएगा। अगर तुम्हें सिर्फ आवेश की मात्रा निकालनी है तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक जैसे निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुम केवल Ni से भी काम चला सकते हो। ठीक, तो ये था विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, अब इस पर आधारित जो सवाल हैं, जो NCERT पाठ्य पुस्तक में उदाहरण है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया उदाहरण नंबर 2।
पहले अध्याय का दूसरा उदाहरण। ठीक, क्वांटमीकरण ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ये दोनों उदाहरण हैं, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी। तीसरा थोड़ा अलग है, मॉल की जो अभिधारणा है उसका उपयोग होगा, और पहले में साधारण सा सवाल है। तो पहले करते हैं उदाहरण नंबर 2। ओके, तो क्या कहता है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक, अब समय सीधे सीधे निकाल दोगे, कुल समय, कुल आवेश बटे 1 सेकंड में आवेश, 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, है ना। स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित आवेश, है ना। देखो जरा, हो गया, यानी कुल समय, कुल कितना आवेश स्थानांतरित होना है, 1 कूलम। 1 सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित होता है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो वो है 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश। तो कुल समय कितना लगेगा वो निकल जाएगा। कुल समय को मान लेते हैं t, कुल आवेश है 1 कूलम, और 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थानांतरित होता है। ये रहा, देखो सिंपली समझ में आ गया होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कुल कितना समय लगेगा, कहता है ये समय सेकंड में आया, तो हम क्या करें, इसको बना सकते हैं वर्षों में, वो अलग बात है, बनाए ना बनाए, सेकंड में समय आ गया। कहता है ये आया 6.25 10⁻9 सेकंड। ऐसे, ठीक। और ये देखिए यहाँ से 10⁻19 है, 10⁻9 है, तो 10⁻−10 बचेगी, 10 ऊपर जाएगी तो 10⁻+10 हो जाएगी, उसे डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो ये आपका समय आएगा सेकंड में। कहता है इसको वर्षों में बनाना है तो फिर इसको 365 दिनों से भाग करो, 24 घंटे से भाग करो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं उससे भी भाग करो, तो ये आएगा 198 वर्ष, यानी इसको लिखें तो 198 वर्ष। ठीक, लेकिन यही उत्तर है, माना भाई वर्षों में निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड में निकाला गया समय कहता है यही उत्तर है, सेकंड में निकाला गया समय मान्य है, ऐसा ही पद्धति के अनुसार सेकंडों में निकाला गया समय मान्य है। ठीक है, ये तो था सरल सा उदाहरण। थोड़ा मुश्किल है अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 की मैं बात करूंगा। ठीक है, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। कुल मिलाकर एक कप जल में कितना धन और कितना ऋण आवेश होता है, बात है ये। अब सवाल यह है कि जो एक कप जल है वो कितना है, तो मानना पड़ेगा, माना एक कप
जल का द्रव्यमान 250 ग्राम, बस 250 ग्राम का एक, क्योंकि जो जल है उसका 1 लीटर होता है 1 किलो में, और 1 कप का मतलब एक बड़े से बड़ा जो कप होता है, जो गिलास होता है घरों में छोटे वाला, अगर देखें तो वो लगभग 4 गिलास भर जाते हैं, ये माना गया। और ये पहले से नहीं माना गया, बेसिकली ये एनसीईआरटी में ही इस्तेमाल किया गया इसको, कि भाई 250 मानेंगे। ठीक, आप 250 से कम मानेंगे, 200 मानेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हल दिया उन्होंने उस पर हम माने। 1 कप में जल का द्रव्यमान लगभग होता है, तो ये कितना माना, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। ठीक, तो अब देखते हैं जल का जो अणुभार है वो कितना है। तो कहता है जल का अणुभार होता है 18 ग्राम। तो लिखिए जल का अणुभार 18 ग्राम। ठीक, अब ये जो 18 ग्राम है ये लगभग है, अगर देखा जाए तो 18.02 होता है, लेकिन अनुमानित है 18 ग्राम ले लिया गया। अब 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। ठीक, तो यहाँ कहते हैं 18 ग्राम जल में, इसके बाद लिखता हूँ 1 मोल अणुओं की संख्या। अब देखिए मैंने लिख दिया 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है अगर किसी अणु परमाणु का जो अणुभार है अगर वो लगभग ग्राम में ले लिया जाए तो उसमें अणुओं की संख्या 1 मोल। 1 मोल का जो नंबर है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो कितनी हो जाएगी, 6.023 10 की घात 23। अब इसमें कभी कभी 6.022 भी लिख देते हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं है, 2-3 लिख लें या 2-2 लिख लें आप। अब 18 ग्राम में, तो अब निकालते हैं 1 ग्राम में। ठीक, तो लिख देता हूँ 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 6.023 10 की घात 23/18। अब कितने ग्राम जल है तुम्हारे पास, 250 ग्राम है ना। तो 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 6.023 10 की घात 23 गुणा 250/18। तो ये वो है जो अणुओं की कुल संख्या है 250 ग्राम जल में, 1 कप जल में। ठीक, अब बात ये आई कि इसका हम क्या करेंगे। कहता है एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हम निकालेंगे। तो ये आ गई कुल मिला के 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस नंबर को रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो लिख देते हैं 250 ग्राम जल में कुल अणुओं की संख्या है ना। यहाँ लिख देते हैं 250 ग्राम जल में कुल अणुओं की संख्या और लिख देते हैं इसको, ये हो गया 6.023 10 की घात 23 गुणा 250/18। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। देखो कितनी, तो क्या होता है अणु, अणु होता है H2O। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ क्या लिखा है H2। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं की हिस्सेदारी है, तो 2 और 8 होते हैं ऑक्सीजन में, तो ये हो गया 10। ठीक, तो अणुओं की संख्या और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिख दिया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो उसको n। तो कितना हो गया, कुल अणुओं की संख्या ये हो गई कुल अणुओं की संख्या, और एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हो गई कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक से लिखते हैं 250 गुणा 10, है ना, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाने के बाद कुल आवेश मिल जाएगा, तो कुल आवेश यानी Q ये होता है Ne। तो N क्या है, ये है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, तो लगा दो 6.023 10⁻23 गुणा 250 गुणा 10, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 बटे 18, ये आवेश आ गया कूलाम में। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर इसको हल कर दो, इसको गुणा कर दो, इसको सरल कर दो, तो कितना आवेश है, देखो आवेश आ रहा है 1.34 10⁻7 कूलम, है ना। कितना अधिक आवेश आता है, देखो 1.37 गुणा 10⁻1.34, है ना, 10⁻7 कूलाम, ये आता है आवेश। ठीक, तो मोल की अभिधारणा का इस्तेमाल करके आवेश अणुओं के अंदर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो इस उदाहरण में स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक, तो ये 2 उदाहरण थे बेसिकली, चार्ज के क्वांटमीकरण पर, चार्ज के क्वांटाइजेशन पर। इसके बाद जो भी इस पे आगे प्रश्न होगा वो प्रश्नावली में होगा, अभ्यास में होगा, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक, हमारे वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी के सभी उदाहरण और सारे प्रश्न हल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब लेंगे अगला कूलाम का नियम। ठीक है।